नमस्कार, आप सभी का बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पेंशन सिस्टम पे। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब यंग एज होता है तो हम सभी जो है पैसे कमा सकते हैं। इवन लेबर का काम करके भी छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं वो भी कमा सकते हैं। बट असली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब बॉडी साथ नहीं देती है और हमको पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसी को ध्यान में रख के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो हम देखते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्यों हम सभी को इसका मेंबर होना चाहिए। तो लेट अस सी माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनका पेंशन था, जो गवर्नमेंट पेंशन देती थी, उसकी जगह पे ये नेशनल पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1 जनवरी 2004 से। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको वॉल्यूंटरी बेसिस पे स्वैच्छिक तरीके से हर एक सिटीजन देश का इसका मेंबर बन सके, वो 1 मई 2009 को गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। फिर कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए भी दिसंबर 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर CPSE जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए 3 अगस्त 2017 से स्टार्ट किया गया। तो अभी अगर हम देखेंगे तो नेशनल पेंशन सिस्टम इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द कंट्री एंड नेचुरली इट वाज सच अ बिग development and such a big system set up in the country that it needed a separate regulatory authority। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्रिएशन किया गया जो पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर बनाया गया। और क्योंकि नेचुरली इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी थे तो रेगुलेटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होना जरूरी था। अभी जो आदमी इस NPS अकाउंट खोलता है उसको हम सब्सक्राइबर कहते हैं, NPS का सब्सक्राइबर बोलते हैं। और NPS अकाउंट नंबर जो है उसको हम परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, प्रान। तो और इसमें 2 तरह के खाते होते हैं। टायर 1 अकाउंट मीन्स पेंशन अकाउंट फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। but there is also Tier 2 account which we can call as investment account। तो Tier 1 अकाउंट हुए बिना आप Tier 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। मतलब Tier 2 अकाउंट इज ऑप्शनल बट Tier 1 अकाउंट इज मैंडेटरी। तो कोई भी अगर नेशनल पेंशन सिस्टम का मेंबर बनना चाहता है तो नेशनल पेंशन सिस्टम का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले उसको Tier 1 अकाउंट खोलना होगा, या वो अगर चाहे तो दोनों साथ में खोल सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन ये अकाउंट खोल सकता है। तो अब जैसा कि हम देखें हैं पहले ही स्लाइड में, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में सिर्फ रेसिडेंट ही नहीं है, इवन नॉन रेसिडेंट्स कैन ओपन दिस NPS अकाउंट। इवन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI भी पेंशन अकाउंट NPS में खोल सकते हैं। उम्र जो है वो देखिए कितना बड़ा रेंज है, 18 साल से 70 साल की उम्र के बीच में हम कभी भी NPS अकाउंट खोल सकते हैं। और इस अकाउंट का किसी भी आपके एग्जिस्टिंग किसी भी पेंशन या प्रोविडेंट फंड अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। आपका NPS अकाउंट आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसके साथ साथ आप चाहें तो कोई भी आपका एग्जिस्टिंग पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड है तो उसके अलावा भी आप NPS अकाउंट आराम से खोल सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा तो ऑलरेडी हमारे बैंक से हमारे एम्प्लॉयर जो है प्रोविडेंट फंड देता है, EPF हमारा चलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। EPF, PPF, सुपर एन्वेशन फंड, प्रोविडेंट फंड कुछ भी आपका हो, आप NPS अकाउंट अलग से खोल सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट जो है जैसा मैंने यहाँ कहा था कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए है, लेकिन PIO के लिए नहीं है और HUF के लिए नहीं है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि HUF और PIO ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और प्लस एक इंडिविजुअल मल्टीपल NPS अकाउंट नहीं खोल सकता है। तो यस, Tier 1 Tier 2 से खोल सकता है बट नॉट Tier 1 में ही 2 NPS अकाउंट अगर खोलना चाहेगा तो ही कैन नॉट ओपन। नाउ कमिंग टू कैसे खोलेंगे, तो इसके लिए आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस बनाए गए हैं। पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस क्या है, तो जो डिफरेंट बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो PFRDA में रजिस्टर्ड हैं, हु आर प्रोवाइडिंग
फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरफेस है कस्टमर के लिए। अब अभी जिसका मान लो बैंक में खाता है, वो चाहता है एनपीएस खोलना है, तो अपने बैंक में जाए और एनपीएस अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करे और एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। तो ज़्यादातर बैंक्स अभी गवर्नमेंट बिजनेस करते हैं, तो जो भी बैंक गवर्नमेंट बिजनेस करता है वो आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का काम करेगा और आपके लिए एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो एनपीएस ट्रस्ट का जो ये साइट है, यहाँ जाके आप सीधा एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन खोल सकते हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं, जैसे ईटी मनी ऐप है, उस पर भी आप जाके आराम से एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहें तो उसमें जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड में, तो एसआईपी का भी ऑप्शंस बहुत जगह आ गया है, तो उस तरह से भी आप चला सकते हैं। अभी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जैसे केवाईसी वगैरह है, वो केवाईसी करना पड़ेगा, और वैसे ही एनआरआई और ओसीआई के लिए भी ये सब डॉक्यूमेंट्स देंगे तो अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि दो जो टायर 1 टायर 2 है, तो टायर 1 इज योर पेंशन अकाउंट एंड टायर 2 इज ऑप्शनल अकाउंट। तो उसके अलावा यहाँ पे विड्रॉल जो है इट विल बी एज पर रूल्स। टायर 1 में ऐसा नहीं कि जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, जो कि टायर 2 में उपलब्ध है। टायर 2 में जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ मिनिमम कंट्रीब्यूशन और जो है 500 रुपये है, यहाँ मिनिमम कंट्रीब्यूशन खोलने के लिए खाता है 1000 रुपया है, और पर ईयर 6000 रुपया है। यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 और पर ईयर 2000 है, वो हम आगे देखेंगे। देन टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा, यहाँ कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पे 18 से 70 की उम्र में आप खाता खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआरआई और ओसीआई इज नॉट एलिजिबल। टायर 2 अकाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनआरआई एंड ओसीआई। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पैटर्न पेंशन फंड आप यहाँ अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और अगर मेरे पास मान लो आप पूछेंगे कि मैं टायर 1 और टायर 2 साथ में खोलना चाहता हूँ, तो आप जब इनिशियली जब रजिस्टर कर रहे हैं तो जो CSRF आप भरेंगे, कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें आप दोनों ऑप्शन साथ में दे सकते हैं एंड यू कैन ओपन द अकाउंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, और अगर आपने नहीं खोला है, टायर 1 ही आपका चल रहा है, आप चाहते हैं कि मैं टायर 2 भी शुरू करूं, तो अलग से ये फॉर्म आप भर के और अपना पैन कार्ड पहले से जो है वो सब दे के और आप टायर 2 अकाउंट भी एक्टिवेट करा सकते हैं। अभी देखते हैं कि कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन है और क्या है। तो आप देख चुके हैं, पहले भी मैंने बताया था कि 500, 1000, 500, 250 मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन एंड मिनिमम टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ ईयर, यहाँ 6000, यहाँ 2000। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इफ दिस इज नॉट फुलफिल्ड देन योर अकाउंट विल बी फ्रोजन। मतलब आपका एनपीएस अकाउंट में, टायर 1 अकाउंट में अगर 6000 रुपये भी आपने साल में नहीं जमा किया है, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और उसको अनफ्रीज करने के लिए फिर आपको 100 रुपये की पेनाल्टी और जितने साल आपने नहीं चलाया है उतने साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे, तो आपका खाता अनफ्रीज होकर फिर से चालू हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है, उसमें आपको एक्टिव चॉइस, देखिए एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस है। तो एक्टिव चॉइस उनके लिए है जो ये सब मामला समझते हैं, तो एक्टिव चॉइस ले सकते हैं। एक्टिव चॉइस में आपको ऑप्शन है E4 क्लास के एसेट्स हैं, और उसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि उस क्लास में कितने तक आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इफ इट इज E क्लास मीन्स इक्विटी क्लास, maximum 75%, C corporate bonds 100%, G government securities 100%, and there is another class introduced now which is asset class A, which is alternate class, जिसमें mortgage backed securities, real estate investment trust, then infrastructure investment trust, इसमें maximum 5%. सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर एक्टिव चॉइस। और अगर आप एक्टिव चॉइस नहीं लेना चाहते हैं तो ऑटो चॉइस यू कैन सिलेक्ट। ऑटो चॉइस में यू हैव कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, देन मॉडरेट लाइफ साइकिल। तो बाय डिफॉल्ट जो है मॉडरेट लिया जाता है, जिसमें 50% ऑफ अमाउंट एट द एज ऑफ 35 इज गोइंग टू योर इक्विटी फंड एंड 50% टू रेस्ट ऑफ द सेफ एरियाज। बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट, यू कैन सिलेक्ट एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड where 75% of fund will go to stock, but as you grow in age, slowly your stock part will जो शेयर्स में जो पैसा जा रहा है, इक्विटी में जो पैसा जा रहा है, उसको रिड्यूस करते जाएंगे, और जो बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें आपका अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अवेलेबल। देन एनपीएस इंटरमीडियरीज देख लें,
तो मैंने शुरुआत में कहा था पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, तो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। देन यू हैव पेंशन फंड, तो पेंशन फंड के इतने सारे पेंशन फंड है, आपके पास चॉइस है, आप PFRDA के साइट पे जाके देख सकते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट दीज आर द पेंशन फंड्स अवेलेबल। देन यू हैव CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो आज की तारीख में NSDL है। देन ट्रस्टी बैंक इज एक्सिस बैंक, जो आपका पूरा फंड्स मैनेज करता है। देन यू हैव फंड्स मैनेज तो पेंशन फंड करता है, बट जो पैसे जमा होते हैं उसको डिफरेंट रेमिटेंसेस करना और फंड कलेक्ट करना POP से, वो सब काम ट्रस्टी बैंक करता है। देन यू हैव एन्युटी सब्सिडी, जो पेंशन देते हैं, तो पेंशन देने वाले जो हैं ये डिफरेंट आपके जो आप देख सकते हैं डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपको एन्युटी के रूप में पेंशन देते हैं। देन रिटायरमेंट एडवाइजर्स भी इसमें इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। कस्टोडियन इज स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन यू हैव NPS ट्रस्ट, तो ये सारे इंटरमीडिएरीज हैं। इसमें काफ़ी बड़ा और बृहद सिस्टम है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए। देन रिटायरमेंट एग्जिट विड्रॉल, तो इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल कम से कम अगर आपने 3 साल चलाया है तो पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिल सकता है, जिसमें आप 25% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन का ले सकते हैं। लेकिन इसमें ग्राउंड्स है, डिफरेंट ग्राउंड्स है, इलनेस है, डिसेबिलिटी है, एजुकेशन और मैरिज ऑफ चिल्ड्रन है, परचेजिंग प्रॉपर्टी है एंड स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। तो इन सब कारणों से आप पैसे 3 साल अगर आपने चलाया है और विड्रॉ करना चाहते हैं तो 25% विड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल पूरे टेन्योर में 3 बार आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर विड्रॉल का भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें कम से कम आपका 10 साल चला हो, अगर आपने 60 साल के पहले स्टार्ट किया हो, या अगर 60 के बाद आपने शुरू किया है तो आप प्री मैच्योर जो है 3 साल पूरा होने से पहले कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको 20% जो है वो आपका विड्रॉल हो सकता है, और 80% जो है वो आपका एन्युटी में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल कॉर्पस जो है 2.5 लाख का ही बना है, तो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल सकता है प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में। अब देखते हैं नॉर्मल विड्रॉल। तो नॉर्मल विड्रॉल में जो है 60 साल की उम्र में नॉर्मल विड्रॉल आप कर सकते हैं, जिसमें जब अगर आपने 60 साल के पहले ज्वाइन किया है, और अगर 60 के बाद ज्वाइन किया है तो 3 साल चलाने के बाद, मतलब 63 के बाद आप नॉर्मल विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें 60% आपको जो है लमसम के रूप में मिल जाएगा, और 40% जो है एन्युटी के रूप में, मतलब पेंशन के रूप में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है 5 लाख का ही है, तो वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो लमसम आपको मिल सकता है। और इसके अलावा टायर 2 में जैसा मैंने बताया था कि कभी भी कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं आप, टायर 2 से पैसे टायर 1 में भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपने टायर 1 अकाउंट बंद किया तो ऑटोमेटिकली टायर 2 अकाउंट बंद हो जाएगा, मतलब आपका टायर 2 अकाउंट पूरी तरह से टायर 1 पे डिपेंडेंट है। डिफरेंट एन्युटी प्लान्स है, आप चाहे तो पूरे लाइफ टाइम एन्युटी ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एन्युटी मतलब पेंशन ले सकते हैं आप। डिफरेंट आप अपने स्पाउस के साथ आप चाहते हैं कि नहीं मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे मिले, फिर मेरे स्पाउस को जब तक जिंदा है मिले, तो डिफरेंट ऑप्शन है पेंशन लेने के। वो आप डिटेल्स PFRDA के साइट पर कितना पेंशन मिलेगा वो कैलकुलेशन भी वहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा आप अगर नहीं चाहते हैं कि मैं 60 की उम्र में नहीं लूँ पैसे, तो वो भी ऑप्शन है, आप 75 तक चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जो है लमसम अमाउंट को तो 75 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एन्युटी है, जो पेंशन है, वो मैक्सिमम 3 साल ही एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 63 पे आपका पेंशन तो स्टार्ट हो ही जाएगा। बाकी 75 की उम्र में कंपल्सरीली ये खाता बंद कर दिया जाएगा। मृत्यु के केस में पूरा का पूरा पैसा नॉमिनी या लीगल हेयर को दे दिया जाएगा, लेकिन अगर नॉमिनी या लीगल हेयर चाहते हैं कि हमको पेंशन मिले तो वो चाहे तो एन्युटी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स देखें तो ये दुनिया का सबसे लो कॉस्ट पेंशन स्कीम है, मतलब सबसे कम खर्चे में अगर कोई पेंशन स्कीम है दुनिया का तो ये यही है।
इसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, जो आपने देखा कि आप पेंशन फंड बदल सकते हैं। आप चालू पेंशन फंड, आपने कोई और पेंशन फंड सिलेक्ट किया, बाद में आपको किसी ने कहा नहीं नहीं आप SBI वाले पे स्विच कर जाओ, आप UTI वाले पे, तो आप स्विच कर सकते हैं, पेंशन फंड स्विच कर सकते हैं, आप अपना बैंक बदल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर किसी और नौकरी में थे, वहाँ आपका NPS चल रहा था अकाउंट, और आपने नौकरी बदल ली, तो वहाँ भी आपका सेम NPS अकाउंट चालू रह सकता है। इसके अलावा मार्केट लिंक्ड आपको रिटर्न्स इस पर मिलता है, तो जो रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है, आप ऑनलाइन जो है 24/7 चाहें तो अपना फंड वैल्यू चेक कर सकते हैं और उसको। इसके अलावा अगर टैक्स बेनिफिट्स हम देखें तो 80 CCD1 में आपको जो मिलता है, जो 1.5 लाख रुपया जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, वो 80 CCE जो है उसमें आपको मिल जाता है। जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप NPS में, वो सीधा सीधा आपको रिबेट मिल जाता है। इसके अलावा एडिशनल 80 CCD1B में 50,000 मतलब 2 लाख रुपए तक आप चाहें तो टैक्स बचा सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा 80 CCD2 है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो उसमें पहले अनलिमिटेड था, अब 7.5 लाख रुपए तक अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो भी टैक्स बेनिफिट के रूप में लिया जा सकता है, जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पोर्शन है। लेकिन मैक्सिमम 14% से ज़्यादा आपका बेसिक का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप एग्जिट करते हैं तो 60% जो आप लमसम लेंगे, वो लमसम भी टैक्स फ्री है। इसके अलावा जो आप एन्युटी परचेज करते हैं, जो वो भी टैक्स फ्री है। इसके अलावा आप एन्युटी परचेज करने के टाइम में कोई GST नहीं लगेगा। तो ये ट्रिपल E कैटेगरी में है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। इवन एम्प्लॉयर जो टैक्स जो NPS में कंट्रीब्यूशन करेगा उसको बिजनेस एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा, तो एम्प्लॉयर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन अगर हम देखें तो पेंशन फंड, पेंशन स्कीम है। एंड आई विल सजेस्ट दैट इफ स्टिल यू डोंट हैव NPS अकाउंट, यू कैन ओपन द NPS अकाउंट एंड टेक द बेनिफिट। अब चार्जेस की बात करें तो बैंक को जो फ़ायदा है, क्योंकि मैं बैंकर की साइड से वीडियो बना रहा हूँ, तो बैंकर को 200 रुपये जो है सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन चार्ज मिलता है। इसके अलावा मिनिमम 20 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 25 रुपीज़ जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें बैंकर को मिलता है। फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी 20 रुपया चार्जेज है। परसिस्टेंसी चार्जेस 50 रुपया है। और इसमें बैंकर को फ़ायदा ये भी होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने का भी मौका बैंकर को मिलता है, कोई NPS अकाउंट खोलने आएगा तो। इसके अलावा अगर NRI अकाउंट है, तो NRI ने अगर NPS अकाउंट खोला तो उसमें 8 USD जो है इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन, हर एक कंट्रीब्यूशन पे 1 USD मिनिमम बैंकर को मिलेगा। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल में भी 1 USD मिलेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ NPS अकाउंट टू बैंकर। So my dear friends, I hope you like the video, and if you like the video, please press the like button and also subscribe to the channel. I am seeing that many people are watching the videos but are not subscribing. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो you will not get notice for the new videos I am posting. So my dear friends, all the best for your upcoming promotion exams, and thank you very much for watching the videos. And please post your queries in the comment section. Thank you. Thanks a lot.